नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मंच से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। शख्सियत से साक्षात्कार में आज मेरे साथ जुड़े हैं जो शख्सियत आदरणीय श्री गोविंद कुमार सक्सेना जी। आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम सर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ जो आज शख्सियत है वो बहुत बड़ी हस्ती है और बहुत सारा उन्होंने काम किया है। अपने जो कानून है, कानून के पास रहते हैं, कानून की भाषा में बात करते हैं, कानून समझाते हैं और पढ़ाते हैं और काम करते हैं। मृदुभाषी, प्रखर, दृढ़ संकल्प शक्ति के धनी, विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई आपने की है। विधि में भी स्नातक आदरणीय गोविंद सक्सेना ने किया है और विगत कई वर्षों से उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेवा के अपने महत्वपूर्ण कार्यकाल की अवधि में आपने राज्य विधि अधिकारी, स्थायी अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम के पदों पर रहते हुए उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हैं। इन पदों पर रहते हुए आपने लगभग 4,400 मुकदमों में उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न प्रकरणों में प्रभावी रूप से सरकार का पक्ष रखा है। प्रयाग गौरव सम्मान 2010 से सम्मानित एवं गंगा नदी को निर्मल बनाने के लिए किए जाने वाले जन जागरण अभियान में सक्रिय भागीदारी के साथ ही आपके इसके संचालन के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने के लिए गंगा दूत सम्मान से भी 2011 में आपको सम्मानित किया गया है। इन सब के साथ ही एक लेखक के भी तौर पर आप बहुत ही सक्रिय रहे हैं, जिसमें मैं बताना चाहूंगी कि श्री गोविंद जी आपकी प्रमुख पुस्तकों में श्री गोविंद जी की प्रमुख पुस्तकों में प्रयाग महाकुंभ आस्था का उत्सव 2002, प्रयाग अर्ध कुंभ 2019, कुंभ विजन 2025 सहित अंग्रेजी भाषा में सर्वाधिक चर्चित पुस्तक सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन ऑफ वर्किंग प्लेस एंड व्यू रही है। आपकी नवीनतम कृति भारत में कोरोना वायरस महामारी, वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी के भारतीय संदर्भ का एक शोधपूर्ण ग्रंथ है और आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और बहुत खुशी है आपसे रूबरू हूँ। आज आप मुझसे जुड़े हैं। हम सभी दर्शक, जो हमारे तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मुझे भी बहुत कुछ समझने की आपसे अवसर मिलेगा। बातचीत के दौरान संवाद करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरे मन में ये आ रहा है, सवाल क्या कहूँ, मन में ये बात आ रही है सर कि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो साइंस और फिर कानून, ये कैसे करियर के तौर पे आपने चुनाव किया? साइंस और कानून का आपस में कोई सीधा रिश्ता लगा लीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि मेरी ये निजी चाहत थी कि साइंस की जो सीढ़ी है वो भी नियमों पर आधारित है, शोध पर आधारित है, खोज पे आधारित है, विज्ञान और कानून। और वो भी विधिवत इन्हीं सभी शर्तों के साथ चलती है जो भारतीय संविधान। तो मेरी इस वजह से जी सर। तो बहुत बड़ी कहानी कुछ इस तरीके निजी रुचि, व्यक्तिगत रुचि, इस वजह से मैंने कानून की पढ़ाई या लॉ की शिक्षा ग्रहण की और उस रोजगार। आपकी आवाज कट रही है सर। आवाज हाँ, अब आ रही है। अब हाँ, ठीक है सर। तो सफली जी जी, सर, बात हो रही थी कि किस बोले। तरीके से विज्ञान का आदमी जो है कि विधि की जमीन पे आ बैठा। तो विधि की जमीन। ज्ञान का जो था वो विधि की तरफ इस वजह से आया क्योंकि हमारी निजी रुचि थी, व्यक्तिगत इंटरेस्ट था और काफी कुछ जो है वो विधि के क्षेत्र में करने के लिए बाकी है।
तो मैं भी एक स्टूडेंट के तरीके से उसी आज इसमें हूँ, और यही हमारी जीविका का साधन बन गया है। और मुझे अब इसमें आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। हेलो। मेरे पास तो हाँ। अब आ रही है सर। वो बीच बीच में कट कट जाती है, शायद नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा सर। हाँ। तो सर आपने कहा कि एक विज्ञान और विधि, मतलब विज्ञान का विद्यार्थी स्टूडेंट जो है विधि के जमीन पर किस तरह से अपने आजीविका के लिए इंटरेस्टेड होता है, ये भी एक, लेकिन इसमें ये एक पॉजिटिविटी ये है कि आप ऑप्शन होता है कि आप चुनाव करते हैं और फिर उसमें उसका फायदा भी होता है। जुड़ाव जब हो जाता है कानून और साइंस, जो हम कह रहे हैं विज्ञान और विधि की बात कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और कैसे आपने सोचा कि फिर कानून करियर के तौर पे अपनाया जाए? शेफाली जी, अगर इसको देखिए सरल शब्दों में और एकदम तकनीकी चीजों से हट के बताया जाए, तो एक साउथ इंडियन लेडी जो है वो नॉर्थ इंडियन बना सकती है ना, वो पाक शास्त्र में माहिर हो सकती है ना। रुचि है बिल्कुल। आपकी, आपकी रुचि है कि आपको कुछ अच्छा करना है। आप दक्षिण हम्म। भारत पूरब का व्यंजन बना सकती हैं, पूरब हम्म। में की वजह से आप दक्षिण का व्यंजन बना सकती हैं। उसी तरीके से हम्म। जीव का विद्यार्थी या जीव विज्ञान का जो व्यक्ति है वो हम्म। कानून की तरह है। और मेरे ऊपर खुद मैंने ये प्रयोग किया, और मेरी ये निजी हम्म। अभिरुचि इंटरेस्ट था, और आज मैं हम्म। वित्त क्षेत्र में हम्म। तरीके से संतुष्ट हूँ, और एक हम्म। विद्यार्थी की अभी, हम्म। क्योंकि वित्त जी में सर। हम्म। आपकी पढ़ाई कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई, और क्या आपने क्या सफरनामा रहा अब तक का आपका? पढ़ाई का सफरनामा उत्तर राज्य में एक आपकी आपकी शिक्षा, हाँ, आपकी शिक्षा और यहाँ तक का सफर कैसा, क्या क्या रहा? जनपद सुल्तानपुर से मैंने बीएससी बायोलॉजी का अपना शिक्षा का कार्य पूरा किया, और वहीं से मैंने विधि अर्थात एलएलबी की पढ़ाई करी। इसके बाद जी। फिर एमएटी विश्वविद्यालय आपका मानेसर से मैंने परास्नातक अर्थात एलएलएम पूरा किया। आप शेफाली जी, दर्शकों की जानकारी और आपके उसके लिए मैं बता दूं कि आज विधि के क्षेत्र पीएचडी कर रहा हूँ, छात्र हूँ। सर सर क्षमा चाहूंगी, सॉरी फॉर, आपकी आवाज कट रही है, आप ईपी लगाइए। आपकी आवाज रुक के यार, ईपी है तो ईपी लगाइए सर, शायद इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। तो बीच में रुकावट नहीं आएगी आवाज में? जी सर। नाउ बेटर। जी सर बोले। जी। नाउ तो बेटर। राइट मैं सर। ये कह रहा था कि मैंने एलएलबी सुल्तानपुर से की, उसके बाद फिर मैं अपने व्यवसाय में आया। एमईटी विश्वविद्यालय मानेसर गुरुग्राम से मैंने परास्नातक विधि में पूर्ण किया, एलएलएम। आज भी मैं विधि के क्षेत्र में शोध कार्य कर रहा हूँ, डॉक्टरेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है शीघ्र ही ईश्वर की कृपा और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं विधि के क्षेत्र में जो सबसे हाईएस्ट उच्चतम उपाधि है वो शायद हासिल कर लूं कुछ महीनों के उपरांत। तो मेरा ये अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, निजी एक रुचि होती है कि लेखन का कार्य, पढ़ाई अध्ययन का कार्य करते रहा जाए। और अगर आपके पास शिक्षा है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर शिक्षा नहीं है तो भौतिक साधनों के होते हुए भी आप उसे प्रबंध नहीं कर सकते हैं। ये मेरी अपनी बहुत राय है। अच्छी बात कही सर। बिल्कुल। और बहुतों की हम जो हमें देख और सुन रहे हैं, और मेरी भी खुद की राय है कि शिक्षा एक शक्ति का रूप होता है। शिक्षा आपके पास है तो सबसे बड़ा धन है, दौलत है, और आप इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। और आपकी जो आपने अभी तक अ, कानून के आप
प्रहरी ही बोलूंगी। तो बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी सर, आप अपने प्रैक्टिस में, और आपके सामने बहुत सारे ऐसे केस आए होंगे। ऐसा कोई केस जो आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता हो, कुछ ऐसी यादें? मुझे याद है कि यह शुरुआत का एक केस था, अब तो वो अंतिम रूप से निपट चुका है। एक विधवा का मामला था। वो विधवा हमारे उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से मेरे पास आया करती थी। आर्थिक रूप से वो बहुत ही कमजोर थी। पति का स्वर्गवास हो चुका था। नौकरी को पुनः प्राप्त करने के लिए मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत मेरे पास आती थी। मैंने उसका मुकदमा, उसकी हैसियत को नजरअंदाज करते हुए जो कुछ मुझसे बन पाया मैंने निःशुल्क किया, और अंततः 1.5 साल की न्यायिक यात्रा को पूरा करते हुए वह आज जो है वो पदस्थ है, अपने पति के सापेक्ष जो उसको पद था उस पे कार्य कर रही है। अपने 2 बच्चों के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। और इससे बड़ी आत्मिक सुख मुझे और कुछ नहीं हुआ कि जब उसने कहा कि सर आपकी बदौलत मेरा जीवन, वरना ये बच्चे मेरे 2 और कहाँ जाते। तो इसे लगता है कि जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से समाज में या व्यक्ति को एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन होता है, उसे अच्छा लगता है। तो यही 2-4 छोटे मोटे हैं, और भी कई हैं, जैसे महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनमें कई इस तरीके की चीजें फंसी। उच्च शिक्षा होने के हम्म। बावजूद भी बच्चे जो है आजकल वो कुछ हम्म। ज्यादा अति उत्साह में कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो गैर कानूनी सर होते हैं। लेकिन जब वो बिल्कुल सही कहा सर। एक सवाल ये भी बनता है कि आपके सामने जो केस आते होंगे सर, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है कि समाज में जब एक अधिवक्ता है, वकील है, वो एक इस नजर से पुलिस वाले या वकील है, ये सब उनको देखने को ऐसे मिलता है कि आप ज्यादा, वही आपने बहुत अच्छी बात कही जो आपने मेरे सवाल का जवाब दिया अभी, कि आप एक मानवीय गुण भी होता है जो आप दिखाते हो, लेकिन कई बार आपको झेलना पड़ता है, बहुत कुछ ऐसी बातें भी सुननी पड़ती हैं समाज के लोगों से या पीड़ित से, जब आपके पास आते हैं कि पैसों की आपने बताई कि आपने मदद की है एक जो तंगहाली में मुफलिसी की बारी जो महिला थी। तो ये तो एक पॉजिटिविटी हुई, लेकिन बहुत कुछ आपको सामना भी करना पड़ता होगा। उसके बारे में कुछ अनुभव है या कुछ ऐसी बातें याद जो आ रही हो अभी, कि सुनने को मिलता है, हम लोग भी बचपन निश्चित रूप से से देखते सैफाली आए जी, हैं कि हाँ, कि वो वकील बहुत ज्यादा महंगे हैं या पैसा लेके काम करते हैं, या उनमें कुछ ज्यादा ऐसे नहीं है, तो ये सब कुछ भी देखने को मिला हुआ, कैसा अनुभव है, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। सैफाली जी, हम लोगों का, वकीलों का एक गणवेश होता है, एक यूनिफॉर्म होती है, एक वेशभूषा होती है, ब्लैक कोट, काला कोट। कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, किसी भी रंग रूप से कहे, इसी में सब, ये तो ब्लैक नहीं है, ब्लैक में सब समाहित हो जाता है। हम्म। कई बार जो क्लाइंट हम्म। होते हैं जिनका मामला होता है, हम्म। वो ये चाहते हैं कि जी। बस ये कुछ एटीएम सर्विस की तरीके से वकील साहब करें, आज मैंने इनको केस दिया और कल मुझे फैसला दे। तो इस तरीके की रुकावटें, पिछले मेरा जो 24 साल का अनुभव है, वो कई बार क्लाइंट से सुनने को मिलता है कि सर मेरा केस जो है वो जल्दी नहीं हो पा रहा है, कुछ जल्दी करा दीजिए, कुछ मेरी स्थिति को आप समझिए, मेरा लंबी दूरी से हम्म। आता हूँ, ये है। तो बहुत सारी चीजें हम केस को न्यायालय में माननीय न्यायाधीश गण के सामने पेश कर सकते हैं। हम किसी को हम्म। व्यवस्था को विवश नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी सीमाओं में रह के ही अपने कार्य करता हूँ, और कर भी सकता हूँ, और कोई भी व्यवसायी वो ऐसा करता है। और वकीलों की स्थिति जो है वो समाज में अब तो थोड़ा सा बेहतर है, एक निगेटिव सेगमेंट के रूप में देखे जाते थे। हम हुए, मतलब वकील वर्ग हुआ, पुलिस वर्ग हुआ, और पत्रकार वर्ग, इन तीनों को ये माना जाता था कि ये जो है निगेटिव सेगमेंट के लोग हैं। तो हम लोगों को सुनना भी पड़ता था, सुनाना भी पड़ता था, लेकिन बस बात सिर्फ एक रहती थी कि किस तरीके से इस परेशान व्यक्ति को जो मेरे सम्मुख आया है
वो विजय पताका कैसे मिले। ऐसा नहीं, केस बहुत सारे आते हैं, हारने और जीतने के परसेंटेज में मैं अपने मुंह से अपनी बात नहीं कहूंगा, लेकिन अभी तक ईश्वर की कृपा से 70 से 75% जो है मानक बना हुआ है जीतने का। तो क्लाइंट की शिकायत सुनने को मिलती है, और ये तो जब तक मैं इस व्यवसाय में रहूंगा तब तक सुनने के लिए तैयार हूं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही कहा है। वो तो ऐसा प्रोफेशन ही है। आपने पत्रकार और वकील और पुलिस की जो बात की है, बस बाकी तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं, ऐसे देखने सुनने को आती है बातें, अच्छी और बुरी, वो तो खैर होता ही है एहसास। लेकिन अब हम कानून की बात करते हैं सर। कुछ समझना चाहूंगी आपसे कि अभी अभी की जो हाँ, मौजूदा समय है, अभी हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं सर। इनमें तमाम ऐसे अभी माहौल जो है, ये जो नवंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो माहौल होता है, जब ठंड स्टार्टिंग हो रही है, तो इसमें अभी यहाँ पे पराली की समस्या आती है। बहुत देखते हैं इसमें पॉल्यूशन होता है। और अभी दीपावली अभी आनी बाकी है, लेकिन ये दशहरे से पहले से ही ये समस्या दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो काफी जगह पे है, जो आपने भी देखी होगी, एक धुंध की चादर बिछी हुई है। तो इस पे कानून कुछ है, बना है, तो क्या कुछ है इसमें? और सरकार क्या कुछ मदद कर रही है, सहायता कर रही है, या इसमें कुछ साथ भी दे रहे हैं किसान वर्ग और समाज और किसान और सरकार? अ, कानून की भाषा में आप बात करें तो किस तरह समझाएंगे कि इसका सॉल्यूशन निकल सके कुछ तरीके से सर? जहां तक इस पराली की आप बात कर रही हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप किस क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन मैं अपनी व्यावसायिक यात्रा के दौरान बीता कल और परसों मैं हरियाणा। दिल्ली से हम्म। या दिल्ली से हरियाणा होते हुए आके जयपुर की यात्रा पे था अपने वाहन से, और मैं देख रहा था कि हमारे दोनों तरफ जो नेशनल हाईवे है वो धुंध से आगे घिरा हुआ है। लेकिन सैफाली जी, इस बात को आप मान लीजिए कि किसानों को पराली के द्वारा जो भी समझाया और समझा गया है या समझाया जा रहा है, वह सिर्फ उनका दोषारोपण 29% अर्थात 29% है। 29% भागीदारी है, बाकी किसानों का इसमें कोई भी इससे लेना देना नहीं है। हम्म। हम्म। पराली एक समस्या राज्य की है, चाहे हरियाणा, पंजाब हरियाणा राज्य हो या उत्तर प्रदेश जी। राज्य हो। पंजाब जी। और हरियाणा राज्य ने भी अपने किसानों से जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से किसानों को समझाने की कोशिश की है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये कुछ ही सालों में निश्चित रूप से किसान जागरूक हो जाएंगे और यह पराली अपने उद्योगों में लगाएंगे। उद्योगों के माध्यम से पराली की जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर होगी। अभी मैं आपको एक नवीन सूचना से अवगत कराता हूं जो पराली से ही जी। संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य ने हम्म। 9 नवंबर 2020 को जी। जी। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में पराली के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा यह कहा गया है कि मुझे 2 ट्रैक्टर आप पराली दीजिए, हम आपको 1 ट्रैक्टर निःशुल्क गोबर की खाद देंगे। ये जन वाह। जागरूकता अभियान सरकार द्वारा शुरू हुआ है। छोटा सा जनपद उन्नाव है, वहां से यह कार्य शुरू हुआ है, और निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में हम लोग देखेंगे कि इसका व्यापक जो है प्रसार होगा, और किसान इस माध्यम से पराली लेकर के आएंगे और यहाँ से फ्री जो है गोबर की खाद उन्हें दी जाएगी। तो धीरे धीरे ये समस्या दूर होगी।
अब पराली शब्द के नाम पे किसानों का शोषण होना, किसानों को उनके खेतों से पकड़ करके उन पे फाइन करना, ये थोड़ा जल्दबाजी है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें बेहतर जवाब देंगे, शिक्षा देंगे, या जिसे सुशिक्षा कहते हैं वह देंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक स्थायी हल होगा। और निश्चित रूप से शेफाली जी, इसका हल हमारे एक आना ही दर्शक हैं, हमारे सर एक हमारे दर्शक हैं, सुशिक्षा बहुत जरूरी है कह रहे हैं, एक दर्शक ने लिखा है अभी यहाँ पे। जी सर, हाँ, तो बहुत अच्छी बात कही सर कि ये एक उम्मीद की किरण है कि जो किसान भाई हैं हमारे, किसानों के हाँ। लिए एक अच्छी खबर है और समाज के लिए भी अच्छी खबर है हमारे लिए कि जो ये समस्या है, दरअसल समस्या का समाधान होना चाहिए सही तरीका से। और शिक्षित होने की बात बस जो आपने समाधान कही है कि होगा। किसान भाई, यहाँ पे हमारी कोई जंग नहीं होती है किसी भी बातों से, बात होती है कि उसका सॉल्यूशन निकले। अ, जो ये पतली से प्रदूषण से सरकार का एक अच्छा कदम है, क्या पराली से प्रदूषण कहा, ये सही में बात ये कही जा रही है कि ये पराली से प्रदूषण में सरकार जो है सहयोग करेगी। तो सरकार और कानून, जो सरकार कानून बनाती है उसमें आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि एक मैसेज जा रहा है, पॉजिटिविटी है इसमें, प्लस पॉइंट है कि एक जो हमारे किसान भाई हैं और जो समाज को उससे परेशानी होती है उससे छुटकारा भी मिलेगा और किसानों को और फायदा भी मिलेगा। इससे फायदा भी। हम्म अब जैसे हरियाणा सरकार हम्म की बात करें, तो हरियाणा सरकार हम्म ने प्रति एकड़ हम्म पराली जलाने पे 2,500 फाइन करी है, जुर्माना लगा रहे हैं हम्म 2,500 रुपए प्रति एकड़। अगर आपने हम्म पराली जलाई और सरकार आपको पकड़ती है तो हम्म 2,500 की फाइन है। हम्म जन हम्म जागरूकता अगर आप फैलाएंगे, इस पराली का प्रयोग कहीं और जाके होगा, उद्योगों में होगा, इससे हम्म प्लेटें बनेंगी, कप बनेंगे, तमाम डिस्पोजेबल हम्म आइटम्स बनेंगे, तो मुझे लगता है युवाओं को हम्म रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा और हरियाणा बहुत अच्छा करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, हम्म हरियाणा बहुत अच्छा करेगा। वहां के युवाओं में और वहां की मट्टी में बहुत ही व्यावसायिकता है और कुछ करने का दम है। निश्चित रूप से हम्म जब मैं वापस 9th को यहाँ आया, यूपी देखा, यूपी में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो यहाँ भी लगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि आप अपना पराली लेके आओ और मैं खाद ले दे रहा हूँ आपको, आप अपना फिर खेत को इस लायक बनाइए कि उसमें कोई बेहतर फसल उग जाए, तो धीरे धीरे आएगा। अब इससे जैसे पराली, वायु प्रदूषण, ये तो अब वायु प्रदूषण, अब आप कहेंगे साहब दीपावली आ रही है, आप सैफाली जी ये बता दीजिए कि लंका की विजय प्राप्त के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या आए, तो क्या दीपोत्सव में उस समय दीपोत्सव हुआ था? क्या पटाखे जलाए गए थे क्या? पटाखों की जो परंपरा है, पटाखे जलाए जाने की जो परंपरा है, ये बेसिकली मुगलों की परंपरा है। घूंघट की जो परंपरा है, ये मुगलों की परंपरा है। पटाखे हमारी परंपरा नहीं, भारतीय संस्कृति का द्योतक नहीं पटाखे, ये मुगलों की परंपरा है। लेकिन कई सौ वर्षों बाद भी हमने ये मान लिया कि खुशी जाहिर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पटाखे। और ये उत्साही युवा और फिर एक परंपरा बन गई, अनसेड रूल्स बन गए, अनसेड रूल्स के बाद ये सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। अभी यहाँ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा गया है, उसको ये कहना पड़ा, उसे ये कहना पड़ा कि दीपावली में आप लोगों के यहाँ मिठाई लेकर के जाएंगे या उसे लेकर जाना पसंद करेंगे या ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के। इस तरीके की चीजें जो है दिल्ली रीजन या एनसीआर रीजन में है, तो वहां पे ये कहा गया कि पटाखे बेचने पर और पटाखे खरीदने पर 10,000 रुपए की फाइन है, जुर्माना 10,000 रुपए है। 14 तारीख को हमारी दीपावली है, पटाखा वहां बैन हो चुका है, 30 नवंबर तक पटाखा बैन रहेगा, और यदि कोई पटाखा जलाते हुए पकड़ा जाता है तो 2,000 रुपए जुर्माना उसको होगा। अब ये देखते हैं कितना व्यवहारिक होगा।
सर सॉरी फॉर इंटरप्ट, बहुत अच्छी बात कह रही है, मुझे भी खुशी हो रही है। मुझे बहुत परेशानी इस बात से होती है, या मैं देखती हूँ आसपास की जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, और अभी कोरोना का टाइम है, तो ऐसे में तो बैंड सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी सर। अब गार्जियन के तौर पे भी देखें कि हाँ पेरेंट गार्जियन अगर सख्त नहीं होता है तो बच्चे डिसिप्लिन खो देते हैं, तो नागरिक के लिए भी डिसिप्लिन की वजह से एक सख्ती जरूरी है, एक जो रोड मैप है, और या बिल्कुल एक लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की बात होती है, किसी स्टेट लेवल की बात कर रही हूँ सर। हरियाणा है या हमारी केंद्र दिल्ली में तो हो चुकी है, सरकार, दिल्ली सरकार ने तो घोषणा की है, और हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, इसमें भी सर ये समस्या है। और भी तमाम है, शहरों हैं, पूरे देश की हम बात करें, बाकी और भी शहरों की बात करें, राज्यों की बात करें, तो पटाखे पे बैंड इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि एक तो पैसे की भी बर्बादी है, और सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान होता है। हमारे सेहत से जुड़ी हुई बातें हैं, और सेहत के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान होता है, जिसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, समाज की है, और इसके बाद सरकार की है। तो सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी, तभी हम जैसे लोग भी सुधरेंगे सर। इसीलिए पटाखों पे बैंड होना जरूरी है। सर सुन रहे हैं आप? सैफा जी मैं बिल्कुल हाँ जी, आपकी जी बात सर। से सहमत हूँ और जी आपकी सर। बात के प्रत्युत्तर में ही एक एक बात आपके सम्मुख रख रहा हूँ दर्शकों के लिए जी कि जी। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जो जी। वायु मानक है शुद्धिकरण का, हम्म, वह 50 होता है, 50। गुरुग्राम में यह 50 मानक तोड़ते हुए, चीरते हुए वायु प्रदूषण और जिसे आप पर्यावरण कह रही हैं, वहां पे 694 है। जी 50 की जो मात्रा है वो 694 में है। और उसी से सटे हुए नोएडा एनसीआर, वहां पे 600 पहुंच गया है आज की डेट में, जबकि जी। दीपावली अभी हमसे 4 दिन आगे है। तो जी। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरीके से रहेगा तो क्या हम सांस ले पाएंगे? क्या मुझे शुद्ध हम्म। ऑक्सीजन मिल पाएगी? तो इस वजह से एनजीटी को आगे आना पड़ा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पटाखों पे बैन कर दिया और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। हम्म। दीपावली खूब मनाएं, दीप जलाएं, दीपों से घर को सजाएं, पटाखों से कुछ होगा नहीं। इसलिए परिवार के हित लेकिन में, मानते नहीं, लोग मानते ही नहीं है। अब अगर नहीं मानते हैं तभी कानून बनता है ना। हेलमेट बस। नहीं लगाएंगे, सर मानता नहीं। 500 रुपए फाइन हम्म। देंगे तो फिर सर मानता है, लगा लेते हैं। इसलिए कानून बना है कि कानून जो है लोगों को इस बात के लिए कहता है, दंडित करता है, माध्यम बनता है कि आप देश हम्म। के हित में, स्वयं अपने हित में कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे देश सुदृढ़ हो। स्वास्थ्य आपका सुदृढ़ है। आपके शरीर के जो फेफड़े हैं ये पार्क है। अगर इस पार्क से आपको सही O2 ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिलेगी तो श्वसन तंत्र आपका खराब हो जाएगा और आपको शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और वर्तमान में तो कोविड चल ही रहा है, वो तो श्वसन तंत्र का दुश्मन नंबर 1 है। इसलिए इन सही सारी बात। चीजों को देखते हुए हम लोगों को मानना चाहिए कि हम प्रदूषण को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए इस तरीके के कार्य न करें, जितना कम से कम हो प्रदूषण करें। हम्म। बहुत अच्छी बात है, और सर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कानून भी सख्त है, और कानून ये पास भी हो चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सुनने देखने वाले दर्शक हैं तमाम, और ये मैसेज दूर दूर तक जाएगा, ताकि हम अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा खुद कर सकते हैं। सरकार और कानून के डंडे तो हैं ही उसके ऊपर, हमारे ऊपर, लेकिन हमारी एक जो जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते, अपने परिवार, सोसाइटी, समाज और पर्यावरण, जो हमारे देवता तुल्य हैं, जो हमारे जीवन रक्षक हैं, जिनसे हम सांस बिल्कुल लेते हैं, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, तो फिर हमारे जितनी जिस जो खुशी के लिए हम पटाखे चलाते हैं, पटाखों में खुशियां नहीं है, पर रिश्तों में है, साफ सफाई में है, पेड़ लगाने में है, ना कि पटाखे छोड़ने में है। तो कुछ लोग समझते नहीं है, सोसाइटी में बैंड होने के बावजूद भी 10 बजे के बाद, 9, 9:30, 10 बजे, और दीपावली के पहले और दीपावली के बाद भी बहुत पटाखे चलाने के शौकीन होते हैं।
और उन्हें रोकने पे बहुत ज्यादा क्रोधित भी हो जाते हैं। तो इस तरह के भी लोग देखने सुनने को मिलते होंगे, आपको भी, मुझे भी, और कई लोग परेशान भी होते हैं। जी जी जी। और अभी भी मैं सुन रही हूँ पटाखे चल रहे हैं सर। और ऑनलाइन, सर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन भी पटाखे मिल रहे हैं क्या? हाँ, ऑनलाइन भी ऑनलाइन मिल रहे हैं पटाखे पटाखे? हम्म। पटाखे मिल रहे हैं, लेकिन ये भी सरकार और कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं। लेकिन फिर भी हम्म। ऑनलाइन लोग बेच रहे हैं, सब रुक जाएगा, कोई इसके पीछे उन्हें बिकेगा नहीं। लेकिन ना हम्म। बिकना इस बात की गारंटी नहीं कि पटाखे नहीं चलेंगे। हम्म। तो पटाखों को जब तक बेचना हम और इसकी स्वयं से फैक्ट्री ही बंद कर दी जाए, फैक्ट्री बंद कर दी जाए, उनके जो उत्पादन कारीगर है उनको उत्पादन पे कुछ नहीं कोई कहा और गया कार्य। है। हम्म। उत्पादों पे अभी कोई बात नहीं की गई है। मैं उतनी ही बात करूंगा हम्म। जितना कानून पारित हुआ है। उत्पादों पे बात, हम्म। प्रोडक्शन पे अभी कोई रोक नहीं लगाई। उनका जो खरीदता है, जो बेचता है, ये दो है। इन्हें 10,000 फाइन देना पड़े, 10,000 रुपए जुर्माना। जो जलाता हुआ पकड़ा जाएगा वो 2,000 रुपए देगा। आपकी बात सही है कि अगर इस तरीके से कोई कठोर कानून बने तो जरूर पटाखे बनाने वाले, जैसे शिवकाशी में है या इस जगहों पे जहां पटाखों का उत्पादन होता है, उनको फिर पुनर्वास की जरूरत होगी। उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। दूसरे उद्योग उन्हें लगाने के लिए सरकार उन्हें कॉम्पिटेंट वो फोरम से उन्हें हेल्प कर सकती है। लेकिन ये आगे की रणनीति है, इसे सरकार को देखना है। इस पे अभी से हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं तो सरकार से दरख्वास्त करूंगी, और सुन रहे होंगे सरकार जी तो मेरी बात कोई सुने, कि पटाखे जो बनाने की फैक्ट्री बंद कर दे और उसकी जगह विस्थापित की जाए, उन कारीगरों को कुछ अच्छा रोजगार मुहैया कराया जाए। बहुत काबिल है हमारे तमाम भारत वर्ष के लोग, बहुत काम करने में सक्षम है। तो उन्हें थोड़ी शिक्षा और समझने की जरूरत है सर, तो व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं। ये समाज हित में बात है, तो सरकार ऐसा नहीं है कि समाज का अहित करने के लिए जी, बनाते हैं, हम और आप ही मिलके बनाते हैं नहीं ना नहीं, कभी सरकार। कभी तो कभी नहीं। हाँ, तो सरकार जी जी हमारे जी बीच जी। से निकल के जाती है, कोई बाहर से तो आती नहीं है। तो सरकार संवेदना में भी रखती है, तो सरकार सुन रही होगी मेरी बात। मैं कह रही हूँ कि तमाम राज्य और निश्चित फिर हमारे देश के मोदी सरकार से भी मैं दरखास्त करूंगी कि कानून में संशोधन होना चाहिए समय समय पे, कि आप उसको विस्थापित के लिए भी कोई चीजें ऐसी लाएं जिससे कि इन पे बिल्कुल से बैन कर देंगे तो सही बात है कि वो कहाँ जाएंगे, जिनकी नौकरी है। तो कहाँ नौकरी के जाए लिए जी। बहुत सोचने की जरूरत है, बिल्कुल। तो इस पे है कि हम भी समझदार बने, समाज भी जागरूक हो। हमारी कोशिश यही है कि समाज स्वयं से जागरूक हो, और ये परिवार से ही, हाँ, प्रारंभ होता है। जी सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। प्रारंभ होगा। जी जी। बात अब महिलाओं की करते हैं। महिलाओं के से पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि पूरे देश की, ओवरऑल इंडिया की हम बात करते हैं, बिहार है, यूपी है, हरियाणा है, और तमाम और भी राज्य हैं, केरल है, जो भी है। तो क्या स्थिति है, किस नजर से आप एक कानून के आप जानकार हैं, तो कैसे देखेंगे सर कि क्या स्थिति है आज देश में पूरे कानून की व्यवस्था जो देखिए कैसी है? शेफाली जी, जहां तक भारतीय कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो बिहार सहित समस्त राज्यों की जो कानून व्यवस्था है, वर्तमान केंद्रीय सरकार के अधीन यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बेहतर है। बिल्कुल। संविधान, भारतीय भारतीय संविधान के द्वारा ही हम लोग शासित होते हैं, चलते हैं। संविधान सम्मत कार्य करते हैं, ऐसी हर नागरिक से अपेक्षा की जाती है। और नागरिकों की ये कर्तव्य भी होते हैं, उनकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वह देश हित में, राज्य हित में और संविधान के हित में संविधान का पालन करें। तो संविधान का पालन जी। करना हम सभी का कर्तव्य है। अब जी। आपने कहा कानून की व्यवस्था, तो यह निश्चित रूप से आप भी उसी पत्रकारिता से जुड़ी हैं और एक पेशेवर उसमें है, तो आपको भी लग रहा होगा कि कानून की व्यवस्था, ऐसा नहीं कि अगर किसी महिला के साथ रेप हुआ तो कानून व्यवस्था बिगड़ गई अचानक। समाज की सोच का द्योतक है ये अपराध। मैकाले की जो भारतीय दंड संहिता है 1860 में, मैकाले ये कह गए थे, यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है
तो उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड प्राप्त होगा। 1860 से 10 नवंबर 2020 तक क्या हत्या नहीं हुई? कानून बना लेने से अपराध रुकते नहीं हैं। इसके लिए निश्चित रूप से शिक्षा का मैं बहुत योगदान मानता हूं। व्यक्ति को स्वयं से जागरूक होना होगा कि हम कानून का पालन करें और कोई ऐसा कार्य जो गैर सामाजिक है वो ना करें। वर्तमान में स्थिति थोड़ी सी जरूर बेहतर है अन्य सरकारों की तुलना में, क्योंकि यह वर्तमान सरकार ने इतने पुराने कानून बदल दिए नई पीढ़ी के लिए, जिसपे पुरानी कई सरकारें बैठी हुई थी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं मानता हूं कि देश की कानून की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, और जो हमारा नया भारत है, जिसको हम न्यू इंडिया कहते हैं, क्लेम करते हैं और है भी, उसमें कानून व्यवस्था धीरे धीरे और बेहतर हो रही है। न्यायालय के एक से एक बेहतर फैसले आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2020 को एक ऐसा कानून, ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसे हम सब बड़े ही सम्मानीय तरीके से लेते हैं। वह फैसला बेटियों के हक में है। पिता की पैतृक संपत्ति में बेटियों का हिस्सा जो है वो बेटों के बराबर होगा। ये 11 अगस्त 2020 से भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये पारित हुआ है। तो एक बहुत व्यापक, बहुत विजनरी जजमेंट है। इससे न जाने कितने तरीके के मसले सॉल्व होंगे, न जाने कितनी अपेक्षाएं पूरी होंगी, कितनी महिलाओं को उनका राइट मिलेगा, विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को बेहतर स्थिति, मजबूत स्थिति उनके पिता की संपत्ति में मिलेगी। तो कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यह एक बहुत दूर का कदम है और बड़ा सराहनीय कदम है। दूसरा, आप प्रोफेशनल उस वर्ल्ड में हैं और ये जरूर देख रही हैं कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक जो उत्पीड़न होता है, उसमें से 90% महिलाएं शिकायत करना पसंद नहीं करती हैं। कारण बिल्कुल सही, फ्यूचर, छोड़ो, जाने दो, देखा जाएगा, रहने इग्नोर, इस तरीके के तमाम इग्नोर, इसको छोड़ दीजिए, इस पे महत्व मत दीजिए, जाने दो। लेकिन सरकार द्वारा विशाखा का एक मामला 1997 में आया था। ऑनरेबल जस्टिस JS वर्मा साहब ने एक गाइडलाइन बना दी कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 पारित हो गया, जो 22 अप्रैल 2013 से भारत में प्रभावी हुआ। 22 अप्रैल 2013 से ये भारत में प्रभावित हुआ, और इस दिन 22 अप्रैल 2013 के बाद से यदि कार्यस्थल पर किसी भी महिला का लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसके निवारण हेतु वह अपनी शिकायत इस अधिनियम के अंतर्गत कर सकती है। इसके लिए उसे घटना की दिनांक से डेट ऑफ ऑकरेंस से 90 डेज के टाइम पीरियड में, उस अवधि में उसको कंप्लेन अपने सक्षम अधिकारी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, या चाहे किसी सेक्टर में काम कर रहा हो, वह सक्षम अधिकारी के समक्ष इसकी शिकायत कर सकता है। तो भारतीय कानून व्यवस्था जिस तरीके से समाज चाहता है, जिस तरीके से समाज प्रोग्रेस कर रहा है, उसी तरीके से कानून भी महिलाओं के हक में, नागरिकों के हक में रोज नित नए कानून परिभाषित होते हैं और बनते हैं। तो उसमें कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से भारतीय कानून व्यवस्था जो है वह पहले की तुलना में बहुत ही अच्छी है। बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। और जो अभी जो
पूरे भारतवर्ष के हम कानून की बात आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगी या समझना चाहूंगी सर कि ये जो पहले मामले बहुत ज्यादा विलंब होता था, देरी होती थी, उसमें भी कुछ अच्छा हुआ है कि कम समय में, अवधि में, टाइम पीरियड में उसको उसकी सुनवाई होती है किसी भी मसले की। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है जी सर, इस पे कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, अभी कानून व्यवस्था की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो कानून व्यवस्था से निश्चित रूप से महिलाओं की कानून व्यवस्था, महिलाओं पे के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी संरक्षा के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कानून हैं। और ये कानून बनना ही इसलिए है, और बना ही इसलिए है, सबसे पहले ये कह दिया गया, महिलाओं का कार्यस्थल पर अगर लैंगिक उत्पीड़न होता है तो वो कंप्लेन कितने दिन में फाइल करेगी? जिस दिन घटना उसे 90 दिन में कर ले, और अगले 1 महीने में वो उसका रिपोर्ट भी लाके दे दें। इसी तरीके से एक और कानून पास हुआ, वो कानून 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ है, और वो है घरेलू हिंसा से महिलाओं को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। इसमें भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन है, वह समय अवधि बताई गई है जिसमें महिलाएं, यदि उनके साथ किसी भी तरीके की घरेलू हिंसा होती है, तो सक्षम मजिस्ट्रेट, सक्षम अधिकारी के समक्ष वह इसे शिकायत इसकी दर्ज करा सकती है। और जहां तक स्पीडी ट्रायल की बात है, समय की, जी बोलिए। मुकदमों की समय से निस्तारण की बात है, तो हमारी न्यायिक व्यवस्था ये मानती है, इस सिद्धांत पे है कि किसी एक निर्दोष को दंड ना मिले, इसके लिए वो चाहे जितना समय उन तथ्यों को के संकलन में लगा दे। इसीलिए हमारी न्याय व्यवस्था सबसे सुरक्षित न्याय व्यवस्था मानी जाती है। आपने निर्भया कांड देखा होगा। निर्भया कांड में अगर समय लगा, तो यह समय इसलिए नहीं लगा कि निर्भया कांड में समय लगा उसके तथ्यों की, ताकि किसी निर्दोष को कोई ऐसी इस तरीके की सजा ना मिल पड़े। और जब आप निर्भया कांड को रात 2:30 बजे फैसला आता है, बचाव पक्ष लगा है, पिटिशनर लगे हैं, अपील जिसने फाइल की लगे हैं, वो तो ये कहेगा कि मैंने अपराध नहीं किया है। लेकिन हमारी व्यवस्था इस बात को हमेशा तस्दीक करती है, और पूरे विश्व में है, कि समय जरूर है लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी निर्दोष को किसी भी व्यवस्था की खामी की वजह से दंड प्राप्त ना हो। और अब तो सरकार धीरे धीरे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रही है। कुछ मामलों में, जैसे यौन उत्पीड़न के मामले में है, और आपके रेप के मामले में है, बलात्कार के मामलों में है, तो इन मामलों में सरकार ने फास्ट ट्रैक बना दी कि आपको इस अवधि में हर हाल में अपना जो साक्ष्य है उसका संकलन कर लेना होगा। और अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटलाइजेशन इतना हमारी न्यायिक व्यवस्था का हो चला है कि अपराधी अहमदाबाद में है और उसका ट्रायल अगर 30 हजारी में हो रहा है, तो जज साहब 30 हजारी से उस अहमदाबाद जेल में बंद किसी अपराधी का ट्रायल कर सकते हैं, उससे प्रश्न और तथ्य जान सकते हैं। धीरे धीरे शेफाली जी, हम लोग को सकारात्मकता की तरफ ले जा रही हमारी व्यवस्था, और व्यवस्था बहुत ही बेहतर है। हमारी व्यवस्था बहुत ही बेहतर है। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि 24 वर्षों से मैं इसी क्षेत्र में हूं। इस डिजिटलाइजेशन की वजह से, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से, आप समझिए हमारी जो आपराधिक कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली में तेजी और तत्परता आई है, और धीरे धीरे और आएगी। और निश्चित रूप से अगर कोई अपराधी है तो सलाखों के पीछे वो रहेगा, बच नहीं पाएगा। सही बात, बहुत अच्छी बात कही सर। इसमें सुधार हो रहा है, और ये हमारे लिए एक उम्मीद की बात है कि और भी सुधार होने की आवश्यकता है। लेकिन सही में समय लगता है, सही समय आने में भी धीरे धीरे सब कुछ सुधर रहा है। तो जो भी कुछ त्रुटियां हैं वो भी सुधर जाएगी, हम उम्मीद करते हैं। सरकार काम करे, और सरकार से हम कहने के लिए भी बैठे हैं कि सरकार काम कर रही है, और जो कानून में संशोधन की आवश्यकता है वहां संशोधन की भी जरूरत है। इस पे भी बात हुई है।
कोविड के समय में घरेलू हिंसा भी कुछ ऐसे देखने को मिले हैं सर। किस प्रकार के ये होते हैं और कानून कुछ है क्या इसमें? कोविड समय बहुत लंबा जा रहा है, इसमें क्या बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, मैंने फ्रस्ट्रेशन आपको होता है। जी सर। शुरुआत का जो शुरुआत का जो 21 दिन था शेफाली जी, हम्म 24 मार्च 2020 से जो 21 हम्म दिन थे फेस के, लॉकडाउन 1 जिसको कहा गया, उस जी। दौरान घरेलू हिंसा जो है वो हुई। आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो समाज के प्रति उत्तरदायी, वो जाना चाहता है, घूमना चाहता है, कैद नहीं रहना चाहता है। इस दौरान हम्म उसकी सारी गतिविधियां, व्यवसायिक, व्यक्तिगत, सब बंद हो गई। पूरी तरीके से वो हम्म कन्फाइंड हो गया, वो घर में बंद हो गया। घर हम्म में किसी के पास एक कमरे का मकान है, किसी के पास एक कमरे में भी 10 लोग हैं। व्यक्ति अपने हम्म अपनी स्थितियों के हिसाब से अपने साधन में है। इस दौरान घरेलू हिंसा बढ़ी। पति हम्म पत्नी जो 8 घंटे अलग रहते थे, अब वो 24 घंटे एक साथ है। जो बच्चे रात में जगते हुए पिता को कभी देखा ही नहीं, सुबह पिता चले गए सोते हुए, रात में आए तो बच्चा सो रहा है, वो सब इस लॉकडाउन 1 के दौरान और 2 के दौरान थे। तो इसमें सबसे हम्म ज्यादा जो दिक्कतें हुई महिलाओं को हुई। महिलाओं के प्रति कंप्लेन जो है ज्यादा आई। आपको दर्शकों को मैं बता दूं कि एक छोटे से कमरे में, 2 कमरे के मकान में एक कपल रहता है। उसके साथ उसकी मां भी रहती। उसकी वाइफ को रात में खांसी आती है। उसने कहा, सुनो, या तो तुम खांसना बंद कर दो और नहीं तो तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। हम्म तुम्हें पता नहीं घर में बूढ़ी मां है, उसको कोरोना हो हम्म जाएगा। रात में वो लड़ती है अपने पति से कि भाई मैं तुम्हारी बीवी हूं, कैसे, हमसे कोई मतलब नहीं, मां बूढ़ी है, उसको कोरोना हो जाएगा। तो ये इतना ऐसा भय था, और इस भय वश जो है घरेलू हिंसा बढ़ी है। हम्म सरकार ने बाद में हम्म हेल्पलाइन नंबर जारी किया, और हमारा जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसने भी बहुत ही सकारात्मक कदम उठाए। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी द्वारा भी इसमें बहुत ही रोचक और बड़े ही गंभीरता से कदम उठाए गए, ताकि घरेलू हिंसा कम हो लॉकडाउन अवधि में। लेकिन घरेलू हिंसा हुई, और घरेलू हम्म हिंसा का मतलब सिर्फ एक ही था कि महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व जो है वो कुछ ज्यादा हो गया था। इसलिए अकथनीय घटनाएं भी हुई। हम्म। कहीं ऐसी दुर्भाग्यवश ये भी बात आप जो बता रहे हैं हुआ है। और लेकिन कहीं पॉजिटिविटी भी देखी गई कि कुछ पुरुष सुधर भी गए, कुछ घर का माहौल सही भी हो गया, क्योंकि उनको घर से निकलना कुछ था नहीं, पुरुष, तो वो भी माहौल सुधर गया। हाँ जी। जो पुरुष सुधरने की बात है, तो माफ करिएगा, पुरुष कभी सुधर नहीं सकता है। महिला अलग, पुरुष अलग। ये हमारा, ये जो कोकोनट है एक अलग सोच रखेगा, आपका कोकोनट अलग सोच रखेगा। हाँ, इस लॉकडाउन की अवधि में पुरुषों ने महिलाओं को साथ बहुत दिया। उनके साथ हम्म जो है वो कुकिंग की, बेकिंग हम्म की, बहुत सारे वो कार्य जो पुरुष करने से बचते थे, इस अवधि में, लॉकडाउन की अवधि में पुरुषों ने कपड़े तक धोए। खाना हम्म बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जीवन हम्म। का आनंद भी लिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो राजीव पॉजिटिव श्रीवास्तव, भी हैं। लेकिन जहां तक घरेलू हिंसा की राजीव बात है, सर, राजीव श्रीवास्तव प्रभावी प्रस्तुति बता रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं सर, राजीव श्रीवास्तव, हमारे दर्शक। नहीं राजीव नहीं, जी। मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी प्रकरण पर भी प्रकाश डालने, उन्हें गिरफ्तार करना, न्यायालय द्वारा उन्हें बेल मिलना कितना न्याय संगत है, ये कह रहे हैं राजीव श्रीवास्तव। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी, अर्नव गोस्वामी जी का मैटर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए मैं उसको, लंबित मामलों पे कोई हम प्रकाश उस पर नहीं डाल सकते। उनका बेल या जमानत का मामला वहां पे अभी विचाराधीन है। लेकिन निश्चित रूप से उनके साथ न्याय होगा, समय आने पे उनके इंतजार करना पड़ेगा। विचारणीय मामले जो है उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं होने देते, इसे कोर्ट की अवमानना
माना जाता है। सही बात है। जो कानून है वो अपना काम करता है, चाहे हम हैं या कोई और हो, क्योंकि कानून सबके लिए एक जैसा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, बहुत सारे मामले होते हैं फिर भी हम परेशान होते हैं। हमने देखा है, आप भी देखे होंगे सर, कि बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं, हमारी घटनाक्रम होते हैं समाज में, सोसाइटी में, ऑफिस में, बहुत सारे पदों के साथ, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, या कोई भी पद हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बारी मामला सही लगता है, कई बारी गलत लगता है, लेकिन हमें न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखना चाहिए। और जो फैसला होता है उसका इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, घरेलू हिंसा की। आपने बात कही, कोविड का टाइम अभी भी चल रहा है, और उस वक्त बहुत ही ज्यादा और एक भयानक स्थिति थी, अजीब सी स्थिति थी। तो उस दौरान बहुत कुछ हुआ था। आपने सही कहा कि कुछ पुरुष जो है सुधरते नहीं है, लेकिन कुछ पुरुष ठीक रहते हैं सर। सहायता किया, यह भी एक अच्छा पक्ष निकल के आया कि सहायता किया, मदद किया। और सभी एक से नहीं होते हैं सर, मैं भी ये कहूंगी कि नहीं सभी एक से नहीं होते हैं। नहीं नहीं, बात तो बहुत अच्छी नहीं, चल रही है। हाँ, मेरे भी घर में ऐसा देखने को मैंने लेकिन भी विद देखा है, अनुभव विद किया है। बोलें, तो बोलें सर। आपने भी लगता है अपने पति से खाना बनवा ही लिया होगा। नहीं, मैंने वो कहा सब तो लगता है एक लॉकडाउन कॉमन की सी अवधि में निजी प्रश्न जरूर हो रहा है। कॉमन सी बातें हैं वो। एक देखिए, जीवन जो है एक सहयोग की ही बात होती है। चाहे आप परिवार में आप रहते हो, सहयोग के बिना कोई किसी का स्थायी जो है वो संबल बनिए, आप तभी परिवार कहलाएंगे, अदरवाइज परिवार नहीं कहलवाएंगे जब आप साथ और सहयोग नहीं देंगे एक दूसरे को। तो ये आपको एक मजबूती प्रदान करता है, सुदृढ़ बनाता है आपके व्यक्तित्व को भी और आपके जीवन को भी। तो ये बहुत ही जरूरी है सर, जहां तक मैं समझती हूँ। पराली की बातें भी हो गई, हमने महिलाओं की भी बातें कर ली सर। अब आते हैं हाथरस की बात। जो बेटियों की आप बात कर रहे हैं, हम तमाम सरकारें और समाज सब चिंतित है इस विषय से कि आजकल हमारे समाज में हाथरस का कांड अभी देखने को मिला। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो यहाँ शिक्षा की कमी है, या यहाँ पे जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे क्या चीजें परोसी जा रही है, उस पे कानून क्या है, कानून के शब्दों में कैसे हम समझाएंगे, आप समझाएंगे दर्शकों को कि क्या कानून है और कानून कितना सख्त होना चाहिए जिससे बेटियों की रक्षा सुरक्षा हो सके, और शिक्षा कैसी होनी चाहिए समाज के लिए, और सरकार को कितनी सख्ती बरतनी चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो आजकल जैसे भी कुछ वीडियो है या जो भी कुछ साइटें होती हैं जो अश्लीलता फैलाती हैं, उससे भी युवाओं का जो मति भ्रष्ट कहेंगे हिंदी में, और कहेंगे कि कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसी चीजें देखते हैं, युवाएं भटक रहे हैं और इस तरह के कांड होते हैं। शिक्षा की कमी है, कानून की कमी है, जागरूकता की कमी है। क्या कहेंगे सर? शेफाली जी, देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही संवेदनशील है, महत्वपूर्ण है, और आज के परिप्रेक्ष्य में ये जरूरी भी है। जहां तक आपने युवाओं की भ्रामक मानसिक स्थिति की बात करी, तो सबके साथ ऐसी बात नहीं है। गांव से लेकर के मेड़ तक, और मेड़ से लेकर ड्राइंग रूम तक, अलग अलग स्थिति के युवाओं की मानसिक स्थिति अलग होती है, मेंटल हेल्थ अलग होती है। अचानक हमारे पास जो ये डिजिटल मीडिया, जिसको मैं इंटरनेट कह रहा हूं, ये इंटरनेट आने के बाद हम ज्यादा स्वच्छंद हो गए। स्वच्छंद होने का मतलब ये नहीं है मेरे पास 40 चैनल चल रहे हैं, 50 चैनल जो मुझे पसंद है मैं देख रहा हूं, ये मेरी निजी इच्छा है। अश्लील क्या है, अश्लीलता क्या है, ये मेरी निजी चॉइस है। मैं कमरा बंद करके, ड्राइंग रूम बंद करके कुछ भी करूं, ये मेरी निजी इच्छा है। लेकिन यदि यह कार्य मैं चौराहे पे करूं, खुले में करूं, तो निश्चित रूप से यह कानून का घोर उल्लंघन है और संबंधित धाराओं में व्यक्ति को दंडित किया जाता है। आज का जो युवा है वो इस इंटरनेट का प्रयोग अपने निजी रुचि, अभिरुचि जिसको आप कहिए, जिससे उसका जो कॉन्शियस है, अवचेतन मन जो है, उसे बड़ी राहत देता है। और इस वजह से वो तमाम अधूरी वासनाओं को पूरा करने के लिए वह पोर्नोग्राफिक मटेरियल या अश्लील साइट देखता है,
देखने के बाद वही सपने बिनता है। सपने बिनने के बाद उसे लगता है कि कहां इसको मैं एग्जीक्यूट करूं। तो इस तरीके से जो आप बलात्कार देखते हैं, छोटी उम्र के बच्चियों के साथ जो गलत कार्य होते हैं, वह सब इसी का एक बढ़ता हुआ कदम है। सरकार ने समस्त साइटों को ब्लॉक कर दिया, बावजूद इसके भी जो भटके हुए युवा हैं, अतृप्त वासना शक्ति वाले जो युवा हैं, वह इस पे कुछ ना कुछ खोज निकालते हैं और दिन भर वही देखते हैं। मुझे कहने में कोई वो नहीं है, मैं किसी भी फोरम पे इस बात को कह सकता हूं। इसके लिए सरकार को और सख्त होना पड़ेगा। सरकार बहुत सख्त है, मैं बता दूं। साइटें ब्लॉक कर दी गई हैं, बावजूद इसके लिए भी साइट्स कुछ ओपन है, चल रही हैं। तो ये जो भटके हुए युवा हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनकी विकृत मानसिकता है, वह इस तरीके के कार्य करते हैं। लॉकडाउन में आपने भी देखा होगा और सुना होगा, 11 अप्रैल 2020 को है, उस दिन ये कहा गया कि साहब नेट जो है 90% नेट का जो यूज है वो पॉर्न वर्ल्ड में हो रहा है। जो युवा और जो युवतियां घर में हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, बालकनी में जा नहीं सकते, गर्लफ्रेंड से मिल नहीं सकते, बॉयफ्रेंड से मिल नहीं सकते, या जो भी रीजन है, किसी को मैं एलिगेट नहीं कर रहा हूं, जो भी रीजन है, उन रीजन की वजह से नेट का इतना लोड आ गया नेट पे कि सरकार को यह कहना पड़ा कि साहब थोड़ा सा कम कर दीजिए, वरना कहीं ना मुझे बंद ना करना पड़े। 10% से सारे प्रोडक्टिव काम हो रहे थे और 90% पे सिर्फ एक काम हो रहा था। इसके लिए हम कोई स्कूल, विद्यालय, मठ, पाठशाला नहीं होगी सैफाली जी, ये हमारी निजी चॉइस है। इसके लिए भी हमको जागरूक होना होगा। सरकार को सख्त कानून, डंडे वाला कानून बनाना होगा, साइटों को बेहतर तरीके से ब्लॉक करना होगा, युवाओं को योग इत्यादि के बारे में बताना होगा, भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा के बारे में बताना होगा, पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी चीजों के बारे में उनकी अभिरुचियों को तोड़ना होगा, उनके अर्ध ज्ञान और उनके जो सूक्ष्म ज्ञान है उसको समाप्त करना होगा। यही जागरूकता अभियान ही, मुझे लगता है कि भटके हुए विकृत जो मानव है या युवा है उसको कम करेगा और इस तरीके की घटनाएं समाज में कम होंगी। बड़ा कष्ट होता है, बड़ी स्थिति, रुदन की स्थिति हो जाती है जब ये सुनता हूं, देखता हूं, पढ़ता हूं कि 7 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची के साथ कोई इस तरीके का कार्य होता है। कष्ट होता है, लेकिन सरकार लेकिन इसके लिए बेहतर कार्य कर रही है। सरकार बेहतर कार्य नहीं कर रही है सर, कहीं ना कहीं तभी इस घटना को अंजाम दे रहा है। सरकार का डर क्यों नहीं है? कानून का डर क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं खौफ है? कानून आप क्यों नहीं संशोधन करते हैं कि कानून सरकार के लिए? मेरी ये बातें हैं कि राज्य सरकार है, बिहार है, यूपी है, बाकी और भी राज्य हैं, हरियाणा में अभी देखा, अभी हमने यहाँ आए 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 1 महीने पे इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं, न्यूज में आती है, खबरें हम सुनते हैं और दुख करते हैं। दुख होने के बाद फिर समय भूल जाते हैं। तो सरकार क्यों नहीं इतना सख्त कदम उठाती है कि रोंगटे खड़े हो जाए ऐसे काम करने वालों के? ऐसी सख्ती जैसे अरब कंट्री में है, हमारी कंट्री में क्यों इतना सोच समझ के होता है? क्या वजह क्या है सर इसकी? हम जो जो अरबिक कानून है, जो शरीयत के कानून है, जो अरब देशों के कानून है, इस यौन अपराधों के संबंध में वो अत्यधिक अमानवीय और कड़े हैं, सख्त हैं। हमारा जो कानून है उसको ये कहा जाता है सुधारवादी। अगर इसको सजा दी जाएगी हो सकता है सुधर जाए। इस व्यवस्था पे हम अपने, मेरा कानून मेरे उपनिषदों, मेरे पुराणों पे आधारित है, क्षमा पे आधारित है। लेकिन सर क्षमा चाहती हूँ, सर क्षमा चाहती हूँ, सर क्षमा चाहती हूँ, 1 मिनट। हाँ, मैं ये भी एक भी बात मेंशन कर दूं कि अमानवीय तो बलात्कार भी है। अमानवीय कैसे नहीं है सर? वो आप हत्या को मानते हैं, लेकिन वो ऐसी घटना है जो हमारे रेप केस हैं, ये ऐसे बढ़ते जा रहे हैं कुकुरमुत्ते की तरह। हर दिन में आपको 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में सुनने को मिल जाता है, हर राज्य में, हर जिले में। तो ये इससे बड़ा अमानवीय और विभत्स क्या हो सकता है सर? तो क्यों चुप है सरकार? के कानून और डंडे सख्त क्यों नहीं होते हैं अपराधियों के लिए, जिससे अपराध रुक जाए खौफ से? हत्या जो है वो
हत्या जो है किसी भी व्यक्ति को एक दिन में समाप्त करने वाली घटना होती है, और ये जो बलात्कार है वह जीवन भर उस महिला को पीड़ित करती है और वो भूलती नहीं है। सरकार इसके लिए कानून सख्त जरूर बनाई है, व्यवहारिक स्थितियां भी बनती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, इन बच्चियों के प्रति जो अपराध है उसमें और भी सख्ती की जरूरत है, अपेक्षा है। उम्मीद करता हूं कि बच्चियों के लिए जो है, बच्चों के लिए जो है, जो अपराध हो रहे हैं, यौन अपराध होते हैं, उसके लिए और भी सख्त कानून आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी व्यवस्था में खामियां हैं, और आगे आने वाले बिल्कुल। दिनों में शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से यह और सख्त से सख्त सजा देगा। बहुत सही हमें सर। अपनी हम सरकार, और अपनी आप व्यवस्था के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। ठीक है सर, हम उम्मीद कर सकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सख्त कानून हो, इतने सख्त कानून हो कि जिसके खौफ से रोंगटे खड़े हो जाएं और इस तरह के घटना को अंजाम देने से पहले रूहें कांप उठे इस तरह के अपराधियों को। और तभी इतना विभत्स जो कमजोर समझा जाता है, जिनके घर में माँ बहन होते हुए भी वही रोड पे जब देखते हैं और वही कार्यस्थल पर देखते हैं, तो इस तरह की फप्तियां, अश्लील गाने या इशारे या छेड़खानी होते, कोई छोटे कपड़े पहने, फुल कपड़े पहने, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी सोच गंदी होती है तभी आपका नजरिया गंदा होता है। कोई कुछ कर रहा हो, बिकता आपका है, एक नमक होता है, एक चीनी होता है, आप किसको पसंद करते हैं वो आपके दिमाग पे निर्भर करता है। बाजार में सब कुछ है, बिल्कुल ठीक सफारी जी। लेकिन आप में संस्कार है, आप में काबिलियत है, आपके संस्कार अच्छे दिए गए हैं, या आप में वो चीजें हैं, अगर आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है आपके दिमाग में, साइको मतलब जिसको कहते हैं कि मानसिक तौर पे बीमार नहीं है, तो आप सही चीजों का जो है चुनाव करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। दुख की बात है, और समाज विकृत ना हो इसके लिए सरकार को सख्त से सख्त कानून लाना पड़ेगा। आप कानून के जानकार हैं सर, मैं से आपसे समझना चाहूंगी, कुछ गलती जो उसमें कुछ बोल दी हूँ या बुरा लगता है दुख में, तो क्षमा चाहूंगी यहाँ पे अपने दर्शकों से भी, आपसे भी। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है सर, हमारी जी सोसाइटी के निश्चित। लिए, हमारे समाज के लिए। स्वस्थ समाज को निर्माण में इसको सुधारने की बहुत जरूरी है, आवश्यकता है। हम बात कर लेते हैं सर, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं कि बहुत सारी जो जमीन की बातें होती हैं। हम अब बढ़ रहे हैं कार्यक्रम की समाप्ति को, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपसे समझने में कानून की बातें, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो लीगल रहे, इनलीगल ना हो, इसलिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ, संवाद कर रही हूँ सर। कि एक बात और भी ये बात आ रही है कि जमीन अधिग्रहण भी हो जाता है, अ, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। और जो बाहुबली टाइप के होते हैं, मतलब जो बाहुबली, सही शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, जो जिनका रुतबा होता है, वो आधिपत्य कर लेते हैं। जो कमजोर तबके के लोग होते हैं उनपे भी कुछ इस तरह के डंडे चलते हैं, और यहाँ पे तो कोई देखने वाला उनको नहीं होता है, ना सरकार ना कानून। तो इसके लिए कानून क्या कैसे सहायता कर सकता है सर? जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, हम्म। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, वह सरकार हम्म। द्वारा बनाया गया है। जबरन भूमि स्वयं सरकार भी नहीं लेती है, और बाहुबलियों की बात अलग है। कुछ ऐसे प्रांतों में अशिक्षा, आर्थिक रूप से कमजोर होना, सामाजिक रूप से कमजोर होना, जातीय समीकरण, इन सब कारणों से इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लेकिन यह भी बहुत जरूरी है जानना दर्शकों को कि इसके लिए भी सख्त कानून बना है। आपको स्वयं जागरूक हो करके पुलिस के पास आना पड़ेगा, इसकी शिकायत करना पड़ेगा। आप आज लगातार इधर देख रहे होंगे, कई एक महीनों से उत्तर प्रदेश राज्य में इस तरीके के जितने भी बाहुबली किसी भी समय उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपने मंजिलों को बना लिया था, इमारतों को बना लिया था, आज उसी सख्त कानून की वजह से सब जमी दोष हो गए। तो कानून बना है, व्यक्ति को जागरूक होना होगा, बाहर आना होगा, और सरकार उनके लिए तत्पर है। सख्त कानून के माध्यम से इन बाहुबलियों को या इन सामाजिक ठेकेदारों को, जो साधन विहीन लोगों को, गरीब तबकों को परेशान करती है, उससे निपटने के लिए।
सर कानून बनते हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने सर, कानून तो बनते हैं लेकिन वो कभी कभी हम देखते हैं कि वो कागजों पे ही रह जाते हैं। तो उसका ये भी एक समस्या है, इसका समाधान कैसे होगा सर, ये समझाइए दर्शकों को। बस प्रश्न जो है कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंचते हुए प्रश्न आपने इतना गंभीर किया कि कैसे है, तो इसी के लिए चुनाव बना है। आज बिहार में मतगणना हो रही है। चुनाव एक ऐसी चीज है जिसमें ये मापदंड ये देखा जाता है कि इस पिछली वाली सरकार ने अगर इतनी नीतियां बनाई तो जनता को कितना फायदा हुआ। तो इसमें व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। आप उस सरकार को दोबारा मत चुनिए जिसने आपके वादों को पूरा नहीं किया, जिसने आपके लिए इस लोकतंत्र में कार्य नहीं किया। इसके लिए बनना पड़ेगा, इसके लिए ही चुनाव होता है। नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है, घोषणा पत्र के माध्यम से वो जनता से वादा करते हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। तो जब आप इस तरीके से बेहतर सरकार लाइएगा तो बेहतर सरकार बेहतर कार्य करेगी। परंपराएं टूट रही हैं, प्राचीन परंपराएं डिमोलिश हो रही हैं, ध्वस्त हो रही हैं। जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से हम बहुत अच्छी न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई भी रंज नहीं है कि हमारी भारतीय व्यवस्था अब पहले की व्यवस्था से काफी अच्छी हो रही है। यह मैं नहीं, मेरे साथ विश्व के अन्य राष्ट्र भी कह चुके हैं। चाहे कोविड नियंत्रण में हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत ने जिस तरीके से कोविड नियंत्रित किया और इतनी अपार जनसंख्या के बाद, वह सबके बस की बात नहीं थी। तो एक सख्त कानून व्यवस्था का दर्शन हुआ उस समय, लॉकडाउन लगा के सरकार ने ऐसा किया। तो भूमि आज्ञप्ति अधिनियम या भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत भी ऐसी धाराओं का उल्लेख किया गया है जिसके माध्यम से यदि आपको कंपनसेशन मिलने में, यदि आपको किसी तरीके से कोई शिकायत करनी है तो संबंधित अधिकारी के पास आप जाइए, शिकायत करिए। अब इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और निश्चित रूप से आपका सरकार आपको कुछ न कुछ लाभ देगी ही या समुचित लाभ देगी। बहुत सही कहा सर आपने कि चुनाव इसलिए होते हैं कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि और आंकलन कर सकते हैं कि सरकार कौन अच्छे काम कर रही है और जो कितने वादों पे खड़ी उतरती है जनता के, जो जनता से बातें करती है जब वोट लेने के समय में सरकार जनता से करती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, जनता, आम जनता की जिम्मेदारी बनती है। और आज की जनता समझदार हो रही है, पढ़ रही है और शिक्षा भी शिक्षित हो रही है, जागरूक भी हो रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं सर कि आप हमसे बेशकीमती वक्त आपने मुझे दिया, हमारे तमाम दर्शकों को दिया और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत कुछ समझने को मिली और फिर आपसे मैं रूबरू होंगी, बातें करूंगी, बहुत सी बातें रह गई हैं। और आपकी एक किताब, जो किताबों के आप लेखक हैं, ये मैं कानून में खो गई थी, लेकिन आप लेखक भी हैं, एक कानून के रक्षक। कानून की बातें करते हुए आपने बहुत अनुभव ग्रहण किया है। तो हम फिर मिलेंगे। और आपने जो किताब लिखी है, कोरोना पे भी लिखी है, कोरोना काल जो अभी महामारी नाम है आपका, वो मैं किताब का नाम अभी मैंने भारत में कोरोना वायरस, भारत में कोरोना वायरस महारानी, भारत में कोरोना वायरस महामारी। तो ये आपकी लेटेस्ट बुक है और भी आपने महाकुंभ पे लिखा है। इस पे हम फिर बात करेंगे सर, आप पे कि एक लेखक मन कैसे हो गया कानून के जद्दोजहद के बीच में। तो ये भी हमें बहुत एक पॉजिटिविटी है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि फिर से हम बात करेंगे। और सर आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है क्योंकि अब हम कार्यक्रम समाप्त करने की ओर हैं और आपसे बातें करके कानून की बातें समझने में धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, संवाद करने के लिए, बात करने के लिए और इतनी सारे समझाने के लिए। नमस्कार, प्रणाम सर। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर।